तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक हाल ही में रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुरारी डायरीज। और ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो रियल केस से इंस्पायर्ड है एंड आई एम श्योर कि आप बुरारी केस से वाकिफ जरूर होंगे। इस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट किया है लीना यादव ने और इस लिमिटेड सीरीज डॉक्यूमेंट्री के अंदर मात्र 3 एपिसोड्स हैं जिनको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि भगवान इन सभी की आत्माओं को शांति दे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है दिल्ली के बुरारी इलाके से, जहां पर 1 जुलाई 2018 को भाटिया फैमिली ने अपनी शॉप रेगुलर टाइम पर नहीं खोली थी। नेबर्स ने घर के अंदर जाकर देखा तो उनको एक दिल दहला देने वाला मंजर दिखाई दिया, जहां पर परिवार के सारे मेंबर्स जिनकी एज 15 से 80 साल तक की थी वो मारे जा चुके थे, जिनके नाम थे नारायणी देवी जो कि 80 साल की थी और वो घर की सबसे बुजुर्ग महिला थी। उनकी बड़ी बेटी थी प्रतिभा, बड़ा बेटा भवनेश और उनकी पत्नी सविता, छोटा बेटा ललित और उनकी पत्नी टीना। बात करें बच्चों के बारे में तो यहाँ पर प्रतिभा की एक बेटी प्रियंका थी। भवनेश के 3 बच्चे थे यानी कि नीतू, मेनका जिसको मोनू कहते थे और उनका बेटा ध्रुव। और यहाँ पर ललित का सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम शिवम था। अब पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस ये देखती है कि 11 मेंबर्स में से 10 लटके हुए थे और जो 11th फैमिली का मेंबर था यानी कि जो मुखिया थी वो अपने बिस्तर के पास डेड पड़ी हुई थी यानी कि नारायणी देवी। फैमिली मेंबर्स में सबके हाथ बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी थी और मुंह पर भी पट्टी बंधी हुई थी, कान के अंदर रुई भी थी। और ये जिस तरह से लटके थे वो काफी ज्यादा वियर्ड था। वहां पर ढेर सारी चुन्नियां थी जो कि रंग बिरंगी थी। पुलिस इस मंजर को देखकर दहल जाती है और उनको भी समझ नहीं आता कि ये सिचुएशन कैसी है और कोई क्राइम ऐसा कैसे हो सकता है। घर में किसी भी फोर्स्ड एंट्री के साइंस नहीं थे और किसी भी तरह की चोरी का भी अंदाजा पुलिस को नहीं लग रहा था। पुलिस की काफी सारी वहां पर फोर्स आती है और यहाँ पर अब तक बहुत सारे लोग, सारे के सारे नेबर्स इकट्ठा हो गए थे जिनको क्राइम सीन से दूर रखकर इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस कर रही थी। मीडिया में कुछ लोगों को ये खबर मिली और बात आग की तरह पूरे देश में फैल गई कि बुरारी इलाके में रहने वाले परिवार के 11 लोगों की जान एक साथ चली गई है। लेटर ऑन फॉरेंसिक्स की एक पूरी टीम आती है जो कि ये पूरा मंजर देखकर बुरी तरह से सहम जाती है और उनको खुद समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करें, ऐसी ये चीज उन लोगों ने पहली बार देखी थी। फॉरेंसिक्स ने अपना काम करना शुरू किया, बॉडीज की मार्किंग करी गई घर के अंदर। सभी नेबर्स और सभी रिलेटिव्स का ये कहना था कि पूरी फैमिली का नेचर काफी अच्छा था, सब बहुत अच्छे से बात करते थे और दोस्ती भी सबसे अच्छी रखते थे। उनके रिलेशन सभी से काफी बढ़िया थे। इनफैक्ट काम करने वाले वर्कर्स के साथ भी उनके रिलेशन काफी बढ़िया थे और किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि इस परिवार के साथ में ऐसा हो गया है। उनका ये भी कहना था कि वो सुइसाइडल नेचर के भी नहीं थे क्योंकि उनके परिवार में किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। अब इन्वेस्टिगेशन के बीच लोगों का ध्यान घर के पेट डॉग टॉमी पर गया जो कि घर की सीलिंग से बंधा हुआ था और वो भी उसी जाल से बंधा हुआ था जहां पर नीचे सारी डेड बॉडीज हैंग थी। एनिमल केयर वालों को लाया गया और टॉमी को आजाद कर दिया गया जो कि काफी ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था। टॉमी घर का आखिरी सदस्य था जो कि बच गया था और अगर वो बंधा हुआ ना होता तो शायद उसकी पूरी फैमिली आज जिंदा होती। लेटर ऑन नारायणी देवी की छोटी बेटी सुजाता आती है जो कि पानीपत में रहा करती थी और वो अपनी फैमिली के डेथ से पूरी तरह टूट जाती है। पुलिस को ये केस स्टार्टिंग में सुइसाइड का ही लग रहा था क्योंकि मर्डर जैसा वहां पर कोई भी हिंट नहीं था और इस बात पर सुजाता और बाकी लोगों ने पुलिस को भी गलत बताया कि इस केस का रुख जानबूझकर बदला जा रहा है। टीना और सविता के मायके वालों को अपनी बेटियों की मौत की खबर मिलती है और वो इससे बहुत ही ज्यादा टूट जाते हैं और उनको भी यकीन नहीं होता है, वो कभी अपनी फैमिली में दुखी ही नहीं थी और भवनेश और ललित बहुत ही अच्छे इंसान थे। अब घर से पुलिस ये बताती है कि भवनेश ने एक टाइम पर उस रस्सी को खोलने की कोशिश करी थी लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया और जो बच्चे थे घर के उनके हाथ बांध दिए गए थे कि अगर वो चाहें भी तो खुद का हाथ ना छुड़ा पाए। कुछ देर के बाद में उन सभी को बाहर लाया जाता है और 11 अलग अलग एम्बुलेंस से उनको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है फॉर ऑटोप्सी, जिस काम में इनको लगभग 2 घंटे लग गए थे। अब घर की पूरी तरह से जांच चल रही थी और उनको एक रिचुअल वाली जगह मिलती है जहां पर हवन किया गया था और सीसीटीवी को क्लोजली मॉनिटर करने पर पुलिस को टीना, उसका बेटा शिवम और नीतू सेम नाइट रात को मार्केट से स्टूल्स लाते हुए दिखाई देते हैं और जिन चुनरियों से ये सभी लोग लटके हुए थे उनको भी रात में ही खरीद कर लाया गया था और उनके ही जनरल स्टोर से वायर का बंडल भी घर में लाया गया था, जिसके साथ में एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
अब एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम प्रियंका की सगाई को देखते हैं, जो कि इस इंसिडेंट से ठीक 14 डेज पहले हुई थी और उसमें सारी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश थी और उन्होंने बहुत धूमधाम से जश्न मनाया था, जिसमें काफी पैसा भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो ये देखते हुए किसी को भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब अगले दिन प्रेशर में आकर पुलिस इस केस को क्राइम ब्रांच को अलॉट कर देती है और अब क्राइम ब्रांच पूरे केस की जांच करने लगता है। रिचुअल और हवन वाली जगह को चेक करने के बाद में क्राइम ब्रांच को पूजा घर के पास कुछ डायरीज मिलती हैं, जिन पर कुछ खास बातें लिखी हुई थी और क्राइम ब्रांच उनको एज एविडेंस अपने साथ ले जाती है। अब घर के बाहर लोगों ने कुछ पाइप्स को भी नोटिस किया था, जिनकी संख्या 11 की थी और उनमें से 7 पाइप्स मुड़े हुए थे और 4 पाइप्स बिल्कुल स्ट्रेट थे। जहां घर में मरने वालों की संख्या भी 7 फीमेल थी और 4 मेल थे। अब लोगों ने और भी ज्यादा चीजों पर ध्यान दिया, जहां पर घर के अंदर काफी चीजें लाइक रेलिंग्स और बहुत सारी खिड़कियां 11 की संख्या में थी, जिसको कुछ लोग इस केस से जुड़ा हुआ मान रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही लग रहा था। अब क्राइम ब्रांच हेड उन डायरीज को चेक करते हैं, जिसमें बहुत कुछ अजीब था और ये डायरीज 11 साल से लिखी जा रही थी और आखिरी डायरी के आखिरी पेज पर एक पूजा के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें उन लोगों को एक बरगद के पेड़ की ब्रांचेस की तरह खुद को लटकाना था और उनको फील करवाना था कि उनको किसी बरगद के पेड़ की ब्रांचेस अपने में समा रही हैं। अब डायरी के अंदर बाकी के सारे इंस्ट्रक्शंस भी थे कि पट्टी बंदी होनी चाहिए और हर चीज जैसा कि क्राइम सीन पर मिला था वो सब डायरी में एज अ इंस्ट्रक्शन नोटेड था। वो डायरीज पढ़ने पर लोगों को ये भी फील हुआ कि इन डायरीज में जो कुछ बातें हैं जो मेन लिखी हुई थी वो किसी थर्ड पर्सन ने उनको बोली हैं। उनको 11 साल से कोई डायरी में लिखकर कुछ बातें बता रहा था और पूरी फैमिली उस चीज पर अमल किया करती थी और इसके बारे में लोगों को लगता था कि ये बातें कोई मिथिकल एनर्जी रात में डायरी में लिखा करती है और सुबह सब डायरी पढ़कर उन बातों पर अमल किया करते थे। अब इस केस में आगे एक तांत्रिक गीता को भी अरेस्ट किया गया था, जिसके खिलाफ कोई भी एविडेंस ना होने की वजह से उसको छोड़ भी दिया गया। मतलब स्टार्टिंग में कुछ और बोला गया और बाद में उसने कुछ और बोला कि मीडिया यहाँ पर उल्टी सीधी बातें बोलती है और उसकी वजह से उसको काफी तकलीफ भी हुई थी। खैर आगे नारायणी देवी के हस्बैंड भोपाल सिंह के बारे में हम जानते हैं, जो कि नारायणी देवी के फादर के पास काम किया करते थे और फिर नारायणी देवी के फादर ने ही अपनी बेटी की शादी भोपाल सिंह से करा दी थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान थे और वो उनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे। भोपाल सिंह ने अपना काम संभाला, कमाया और अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए वो दिल्ली आ गए। अब ललित घर के अंदर सबसे छोटा था और वो घर का सबसे लाडला भी था और भोपाल सिंह से काफी अटैच्ड भी था। भोपाल सिंह की डेथ के बाद ललित की अटैचमेंट अपने फादर से और भी ज्यादा बढ़ गई और हमको पता चलता है कि कुछ ही टाइम के बाद में ललित के फादर उसके सपने में आने लगे थे, जो उसको हर एक चीज बताया करते थे कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या करने से क्या क्या होगा। ललित के अंदर अपने फादर की आत्मा आने लगी और जब वो पोजेशन में होकर बातें बोलता था तो प्रियंका और नीतू वो सारी बातें डायरी में लिखा करती थी। यानी कि यहाँ पर कोई तीसरी शक्ति उनको इंस्ट्रक्शंस देती थी और उनकी बेटियां इस चीज को लिखा करती थी। अब यहाँ पर ललित की वाइफ टीना उसकी सारी बातें माना करती थी, क्योंकि अब वही घर का लीडर हो गया था। तो टीना ने यहाँ पर सोचा कि वो भी घर की मुखिया ही है, तो उसकी बातें सारी मानी जाएं और उसका साथ दिया जाए। जिस रात सब लोगों ने सुसाइड किया था, उस रात भी ललित ने सबको कन्विंस किया कि पिताजी आएंगे और जब वो आएंगे तो सबको आजाद कर देंगे और उनको मरने नहीं देंगे और उनके साथ काफी अच्छा होगा और खास शक्तियां उनको मिलेंगी। जब रिचुअल कंप्लीट हो गया तो उनकी फैमिली की कंडीशन और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी और ललित की सारी बातें मानने से उनकी फैमिली की कंडीशन अच्छी भी होती जा रही थी, जिसके साथ में एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमको पता चलता है कि ललित जो बातें पोजेशन में बताता था उसको सब मानते थे, जिससे उनकी फैमिली की कंडीशन ठीक होती चली गई और आखिरी रिचुअल में ललित ने अपनी फैमिली को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अब बचपन की बात करें तो ललित अपनी फैमिली का सबसे चहीता, सबसे छोटा और सबसे शरारती बच्चा था। ललित के दोस्तों से हम सुनते हैं कि वो बहुत बात किया करता था, बहुत हंसी मजाक करता था और बहुत सारी बातें भी किया करता था। एक बार गाँव में ललित का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उसके सर पर चोट लग गई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अब थोड़े सालों के बाद में जहां पर ललित काम किया करता था, वहां पर अपनी बकाया सैलरी के चक्कर में उसके बॉस से उसका झगड़ा हो गया था, जहां पर उसके बॉस और बॉस के आदमियों ने उसको मार पीट कर गोदाम में बंद कर दिया था और वहां पर आग लगा दी। आग लगने से ललित के ऊपर बोर्ड्स गिरे और उनके लंग्स के अंदर स्मोक भर गया था, जिससे ललित 3.5 ईयर्स तक बोल ही नहीं पाया और वो अपनी बातें लिखकर सबको बताया करता था। ललित की इस कंडीशन पर डॉक्टर्स ने फैमिली को सजेस्ट किया कि उसके ट्रॉमा को कम करने के लिए उसको थेरेपी
थेरेपी कराई जाए, जिसको फैमिली ने इग्नोर कर दिया था। अब एक दिन ललित को ये लगा कि उसको अपने फादर की आवाज आई है कि ललित से चालीसा पढ़वाई जाए जिससे उसकी आवाज वापस आ जाएगी। और फैमिली में सबने ये चालू किया और सुबह और दोपहर और रात को सभी लोग चालीसा पढ़ने लगे। 1 साल बाद अचानक ही ललित की आवाज वापस आ गई और उसने अकेले ही चालीसा कंप्लीट करा। ललित की मदर की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और उसका भाई ज्यादा जिम्मेदारी नहीं ले पाता था, यानी कि भवनेश। इसलिए ललित ही परिवार को जोड़कर रखने लगा और जो बातें वो बोलता था या फिर डायरी के अंदर जो लिखा होता था सभी उसको मानते थे और सभी काफी रेस्ट्रिक्शन से उसको फॉलो करते थे। घर के बच्चों को सिखाया गया था कि वो किसी को भी बाहर कुछ ना बताए और बच्चों ने कभी बाहर कुछ भी नहीं बताया। इनफैक्ट कि जॉब में जाने पर भी वो लोग किसी से बात नहीं किया करते थे। और प्रियंका ने तो अपनी सगाई के बारे में तक अपने ऑफिस में किसी को नहीं बताया था। आखिरी रिचुअल से 14 डेज पहले ही प्रियंका की सगाई हुई और उससे कुछ दिन पहले से ही ललित काफी रिजर्व रहने लगा था। किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, अकेले बैठा रहता था और सबसे कम बात करता। लोगों के अनुसार ललित को प्रियंका की सगाई से ये लगने लगा था कि उसके घर का एक मेंबर बाहर जा रहा है, जिससे घर के राज जो है वो टूट सकते हैं और ललित का जो एम्पायर है वो खराब हो सकता है। और इसी डर ने कहीं ना कहीं ललित को उस लास्ट रिचुअल की ओर लीड किया। नॉट इंटेंशनली, बट उसके दिमाग ने उसको वैसा सोचने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ पर सभी को ऐसा लगता था कि उनके अंदर भोपाल सिंह की आत्मा आती है। खैर, भाटिया फैमिली के नेबर्स को आज भी उस फैमिली के नाइटमेयर्स आते हैं और वो आज भी उस इंसिडेंट को याद करके डरते हैं जो उस घर में हुआ होगा। ललित को जो कुछ हुआ वो एक PTSD था, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और उसके फादर के साथ उसकी अटैचमेंट ने उसको एक ऐसी मेंटल स्टेट तक पहुंचा दिया जहां पर वो एक साथ 2 लाइफ्स को लीड करने लगा, एक खुद की जिंदगी और एक अपने पिता का साया। ललित और पूरी फैमिली को ये लगता था वो तो बच ही जाएंगे, क्योंकि डायरी में ये लिखा था कि कैसे हेल्प करनी है एक दूसरे को खोलने में रिचुअल के बाद। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं और मेरे ख्याल से आखिरी वक्त पर भवनेश को इस बारे में रियलाइज हुआ होगा, इसलिए उसने खुद को खोलने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मतलब मैं वही सोचता हूँ कि वो आखिरी मोमेंट कैसा रहा होगा जब उनको रियलाइज हुआ होगा कि यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला उनको बचाने के लिए, क्योंकि डायरी के अकॉर्डिंग यही था कि जब आप बनियन ट्री वाले रिचुअल को करेंगे तो एंड में पिताजी आएंगे और सबको बचा लेंगे, जिसके बाद में उनको कुछ शक्तियां मिलेंगी और उनकी फैमिली और तरक्की करेगी। अदरवाइज 11 लोगों का एक साथ ऐसा करना मतलब कोई सेंस नहीं बनाता और इसलिए ही इसको ना ही सुइसाइड कह सकते हैं और ना ही मर्डर कह सकते हैं। ये एक एक्सीडेंट ही कहलाएगा, जो कि मेरे ख्याल से ललित की दिमागी हालत की वजह से हुआ है। जिस दिन ये सब हुआ उस दिन 11 बॉडीज का अंतिम संस्कार करने के लिए लोग कम पड़ गए। भाटिया फैमिली के बचे हुए सबसे बड़े बेटे जो हमेशा से राजस्थान में रहा करते थे, उन्होंने और उनके बेटे ने रोते बिलखते अपनी फैमिली का अंतिम संस्कार किया, जहां पर सभी पड़ोसी और रिलेटिव्स इससे पूरी तरह टूट गए थे, क्योंकि उनका रिश्ता सभी से काफी अच्छा था। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि जो भाटिया फैमिली के बेटे थे वो यहाँ पर सगाई अटेंड करने आए थे, जहाँ पर पूरा माहौल काफी अच्छा था। तो मतलब कोई सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब दिनेश भाटिया ने अपनी फैमिली की आइस को डोनेट कर दिया, जो कि एक काफी अच्छा काम था। अब लास्ट में जो कुछ भी भाटिया फैमिली के साथ में हुआ वो कभी भी पूरी तरह से सॉल्व तो नहीं हो सका और ना ही किसी को वो कभी ये पता चल पाया कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि उस मंजर का कोई भी चश्मदीद गवाही नहीं बचा था। जिसके साथ में ये एपिसोड और ये लिमिटेड सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ओवरऑल ये डॉक्यूमेंट्री काफी अच्छी बनाई गई है एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको जाकर नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें। और एपिसोड्स भी ज्यादा बड़े नहीं है, मात्र 40-40 मिनट्स के एपिसोड्स हैं। तो आपको यहाँ पर 1 बाय 1 सारी चीजें पता चलेंगी कैसे क्या क्या हुआ था। बाकी बात करें यहाँ पर जो कुछ हुआ वो काफी ज्यादा दुखद था। मतलब आप सोच कर देखो कि किसी की मेंटल स्टेट किसी को किस तरह से प्रभावित कर सकती है। जहां तक मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी और जितने सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं वहां से तो यही लगता है कि ललित की जो दिमागी हालत थी वो ठीक नहीं थी और उसके चलते ही ये सब चीजें हुई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये एक शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर हो सकता है। वेल, आप लोग अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थी हाउस ऑफ सीक्रेट्स की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री / लिमिटेड सीरीज पसंद आई होगी।